एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर श्री अटल कुमार डुल्लू जी, इस कास्ट जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP शर्मा साहब, इस कास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर गनई साहब, डायरेक्टर रिसर्च इस कास्ट कश्मीर प्रोफेसर सरफराज अहमद, मोबिलाइजेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रजनीश त्यागी जी, सभागार में उपस्थित कश्मीर विश्वविद्यालय की सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर मुजफ्फर, NIT श्रीनगर के डायरेक्टर साहब, देश भर से पधारे हुए साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, मोबिलाइजेशन सोसाइटी के सभी ऑफिस बियरर, इस यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, किसान भाइयों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं आभारी हूँ यहाँ के कुलपति जी का और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, जिन लोगों ने मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर दिया है। कार्यक्रम का जो स्वरूप था, अभी मंच पर मैं बात कर रहा था कि राजनीतिक कार्यक्रमों में तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे चले देखा था, लेकिन सेमिनार भी 1 घंटे की जगह 2.25 घंटे चले पहली बार देखा है। और सेमिनार अभी शुरू नहीं हुई। मुझे आज कृषि 4.0 फ्यूचरिस्टिक तथा सस्टेनेबल फार्मिंग की इस महत्वपूर्ण गैदरिंग में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक तथा नीति निर्धारक एक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करके इस बात कश्मीर और इस बात जम्मू ने एक नई पहल की है। मैं इस पहल का स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। मैं कृषि वैज्ञानिक नहीं हूं, इसलिए सामान्य तौर पर जो बातें मेरे समझ में आती हैं मैं उन्हीं का जिक्र करूंगा, क्योंकि कृषि विज्ञान की चर्चा मेरे पहले बहुत हो चुकी है। ये सच है कि सबसे ज़्यादा देश में आबादी कृषि पर ही निर्भर है और इस क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे हैं या जो चुनौतियां हैं, उन पर खुल करके चर्चा आप 3 दिनों में करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं, और उससे जो अमृत निकल कर आएगा, मुझे लगता है वो केवल किताब और जर्नल्स में नहीं, किसान के खेत तक कैसे पहुँचे, ये हमारी असली चुनौती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चुनौती को सफलतापूर्वक आप सबके सहयोग से पार करने में हम सफल होंगे। आप सब जानते हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर की लगभग 70% आबादी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। हम कह सकते हैं कृषि हो, हॉर्टिकल्चर हो या और भी इससे अलग चीज़ें हों, ये जम्मू कश्मीर की आत्मा है। एक बड़ी आबादी का अस्तित्व खेतों और उसके उत्पाद पर निर्भर है। इसलिए पूरे साल इस कास्ट जम्मू हो या इस कास्ट कश्मीर के सहयोग से खेती के विभिन्न प्रयोगों, चुनौतियों तथा उनके समाधान पर चर्चा का क्रम चलता रहता है। और मैं कह सकता हूं कि बहुत हद तक रिफॉर्म प्रोसेस को मजबूत बनाने में इन दोनों विश्वविद्यालयों ने, कृषि विश्वविद्यालयों ने काफ़ी सहायता की है। भारतवर्ष में कोरोना महामारी के दौरान एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर ये सबसे रिजिलियंट था। 2020-21 में जहां कृषि विकास दर 3.6% थी, वहीं 2021-22 में ये बढ़कर 3.9% हो गई। और आज अगर हमारा देश दुनिया के सभी देशों में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो ये सच्चाई हमें स्वीकार करनी होगी
कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के कारण ही हमारी इकानमी में ये बूस्ट आ रहा है। ये आंकड़ा उत्साहजनक है। पिछले साल और इस साल के आंकड़े की अगर तुलना आप करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये उत्साहजनक आंकड़ा है। लेकिन हम अगर औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति के पश्चात के परिदृश्य को पूरी नज़र डालेंगे तो लगता है कि इस तरह का ग्रोथ कम से कम 15-20 साल के बाद आया है। ये ग्रोथ पहले ही आना चाहिए था और इसके कारण हमारी चुनौतियां बड़ी हो गई और उन चुनौतियों पर आप चर्चा करें, ये मेरा निवेदन होगा आपसे। जिस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसके अनुपात में क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम वृद्धि कर पा रहे हैं, इस पर विचार करना मैं समझता हूँ कि आवश्यक हो गया हमारे लिए। और लगता यह है कि डिमांड तथा सप्लाई के बीच आज भी एक बड़ा गैप मौजूद है। ये ठीक है कि कुछ चीज़ों में हम आत्मनिर्भर हो गए। पल्सेस के लिए भारत सरकार ने पिछले कई वर्षों से अभियान चला करके आज हम मोटे तौर पर पल्सेस के मामले में आत्मनिर्भर हो पाए। ऑयल सीड्स में अभी भी हम दुनिया के बाहरी देशों पर आश्रित हैं। न्यूट्रिशन के लिए मिलेट को लेकर के विशेष योजना भारत सरकार ने बनाई है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न है जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है और एक जो गैप है आज भी जो मौजूद है उसे भरने के लिए इंडस्ट्री 4.0 की तरह मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर 4.0 केंद्रित तरीके से योजनाबद्ध ढंग से काम करे, इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। मित्रों, विश्व में हरित क्रांति जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, 1970 में एक बड़ी बात उन्होंने कही जिसे मुझे लगता है कि यहाँ उद्धृत करना मैं आवश्यक समझता हूँ। उन्होंने कहा कि फूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे दुनिया के अधिकतर लोग यह मानकर चलते हैं कि यह तो उपलब्ध ही है, जबकि वो भूल जाते हैं कि दुनिया की आधे से अधिक आबादी भोजन के इंतजार में भूखी है। ये बहुत मैं मानता हूँ महत्वपूर्ण और बड़ा संदेश है और इस संदेश से हम सब के लिए भी, और मैं समझता हूँ कि खास तौर से सभागार में बैठे हुए कृषि वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चेतावनी छिपी हुई। इस दशक में जब हम वर्तमान जनसंख्या में 33% वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, तब ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम नए विचारों, नई तकनीक और प्राथमिकता के आधार पर किस प्रकार अपने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने पर विचार करेंगे, काम करेंगे। अगर हम पिछले दशक के कृषि आउटपुट से तुलना करें तो इस बढ़ती आबादी को भोजन पहुंचाने के लिए हमें कम से कम 50% ज़्यादा अन्न उपजाना होगा और 2050 तक जाते जाते आज जो हमारा उत्पादन है उसमें 70% ग्रोथ की आवश्यकता होगी। क्या इन चुनौतियों के लिए हम विचार कर रहे हैं? इनके लिए अभी से हम मानसिक रूप से तैयार हैं? जैसा मैंने पहले कहा, देरी ही सही ग्रोथ बढ़ रहा है, ये एक शुभ संकेत है। कृषि हार्टिकल्चर में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, इनोवेशन भी हो रहे हैं। और जब मैं आया तो कई नौजवान साथी मुझे मिले बाहर। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ये आज की स्पीड मैं मानता हूँ पर्याप्त नहीं है। हमारे पास वक्त कम है, हमको स्पीड और स्केल दोनों इन चुनौतियों को देखते हुए बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर मैं कुछ चुनौतियों को आपके समक्ष रखूं तो पिछले कुछ दशकों में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों की वजह से प्रोडक्टिविटी की कठिनाइयां हमारे सामने हैं और कृषि में लेबर फोर्स भी कम होती जा रही है। जब हम सोचते हैं कि 50 से 70% अधिक पैदावार की जरूरत होगी तो महज
दूसरी हरित क्रांति दिमाग में नहीं आती है, बल्कि उसके बियॉन्ड जाकर ही सोचना होगा। अब हम पहली हरित क्रांति की तरह फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि पहले से ही हम सबको मालूम है कि जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, हमारे जो सॉइल कंडीशंस हैं, खतरे में। अब दूसरी हरित क्रांति कैसी होनी चाहिए? एक प्रकार की ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित क्रांति ही हो सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन कृषि हार्टिकल्चर के सेक्टर में एक तरह का डिसरप्शन पैदा कर सके और मिट्टी से लेकर पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रख सके, ये बड़ा आवश्यक है। इस वर्ष नई क्रांति को मैं ग्रीन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का नाम देना चाहूँगा, क्योंकि साइंस और तकनीक पर आधारित इस क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 की वही तकनीक इस्तेमाल होगी जिसकी वजह से आज इंडस्ट्री में क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी अनेक लोगों ने मेरे पहले बात किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में कैसे होगा, कितना माकूल होगा, कितना असर होगा। रोबोट, टेम्परेचर सेंसर, जीपीएस तकनीक की मदद से कृषि और हार्टिकल्चर को ज़्यादा लाभदायक, कुशल, इको फ्रेंडली बनाया जा सकेगा, ऐसा लोग मानते हैं। एक बात हमें बराबर समझनी पड़ेगी। कई कृषि मेलों में मुझे जाने का पिछले 20 महीने में, 21 महीने में अवसर मिला है। देश की जो आबादी हमारी, किसान की हमारी जो क्षमता है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो लो कॉस्ट हो, ऐसी मशीन जिसको किसान ले सके, मुझे लगता है कि ये इन्वेंशन और ये इनोवेशन भारत में सफल हो सकता है। अब किसान के लिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जो बहुत महंगी हो, ऐसी मशीनरी जो बहुत महंगी हो, तो देश में जो किसान हमारे हैं, मैक्सिमम उनका जो एक बड़ा हिस्सा है वो इस स्थिति में नहीं है। इसका हमें बराबर ध्यान रखना होगा। भारतवर्ष में 80 से 85% जो आबादी है किसानों की हमारी, वो सीमांत किसान है, और इसलिए इन तकनीकों का फायदा उन तक कैसे पहुंचे, हमारे विचार और मंथन का विषय वो होना चाहिए। 10% लोगों तक फायदा अगर हम पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना हम नहीं कर पाएंगे। अभी तक फार्म मैकेनाइजेशन को भी काफ़ी 100% सेचुरेशन हम नहीं कर पाए, इसलिए हमारे साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूशंस पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि तकनीक की पहुंच से बाहर जो किसान है उसे कैसे हम शामिल करें, ये विचार का विषय होना चाहिए। मैं चाहता हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस महत्वपूर्ण 3 दिवसीय कार्यक्रम में 4-5 बिंदुओं पर आप अवश्य चर्चा करें। पहला, किस प्रकार कृषि 4.0 की तकनीकों को इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। दूसरा, कृषि 4.0 की तकनीकों द्वारा बीज बोने से लेकर, जिसका जिक्र अभी डुल्लू साहब कर रहे थे, भंडारण तक की पूरी सप्लाई चेन का निर्माण कैसे किया जा सकता है। छोटे तथा मझोले किसानों के लिए ऋण यानी लोन की उपलब्धता बढ़ाना। और चौथा, कृषि 4.0 की तकनीक के इस्तेमाल से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर भी ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि जिस तरह की पैदावार जम्मू कश्मीर में है, मुझे लगता है कि ये बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए है। 2013 में जब फार्म मैकेनाइजेशन पूरे विश्व में अपनी जगह बना चुका था, उसी दौरान एक फिल्म आई। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि खासतौर से एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होने के नाते जिन्होंने वो फिल्म न देखी हो, कृपा करके उसे जरूर देखिए। उसका नाम था स्नोपियर्सर। वो काल्पनिक फिल्म थी, जिसकी कहानी क्लाइमेट चेंज के प्रभाव
से दुनिया में किस तरह की त्रासदी और उसके बाद की घटनाएं क्या हुई, इस पर आधारित थी। उस फिल्म में 3 मिनट का एक दृश्य था, एक सीन था, एक ट्रेन की बॉगी में, जिसमें विश्व के बचे खुचे लोग बैठे थे। वहाँ सब्जियाँ और फ्रूट्स उगाए जा रहे थे। 2013 में यह किसी कहानी लेखक की कल्पना थी, लेकिन 2018 में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी सनड्रॉप ने हाइड्रोपोनिक्स, जिसका जिक्र जेपी शर्मा साहब कर रहे थे, तकनीक की मदद से प्लांट्स, फ्रूट्स उगाने की ऐसी विधि का इजाद कर दिया। इसलिए हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। आज की कल्पना कल का आविष्कार है, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इनोवेटिव ढांचे का निर्माण सर्वांगीण तथा विस्तृत हो, ताकि कृषि की गतिविधियां कुशल, तेज तथा छोटे किसानों से लेकर के बड़े इन्वेस्टर्स तक पूरे कृषि सेक्टर को उसका लाभ मिले। ये मेरी आपसे गुजारिश होगी। मैं मानता हूं आधुनिक तकनीक या नए आविष्कार तभी सफल होंगे जब वह छोटे तथा सीमांत किसानों के जोखिम और उनकी निराशा को दूर करेंगे। मित्रों, पूज्य बापू महात्मा गांधी का एक वाक्य मुझे स्मरण आता है। उन्होंने कहा था, कोई भी किसान अपने मस्तिष्क का उपयोग किए बिना कार्य नहीं करता है। उसे इस बात के लिए सक्षम होना चाहिए कि वो अपनी मिट्टी का परीक्षण कर सके, मौसम के बदलावों पर नज़र रख सके। यहाँ बैठे हुए साइंटिस्ट डेटा ड्रिवन फार्मिंग के जरिए बहुत अल्प समय में मौसम, बीज के किस्मों की ज़रूरत, रोग की संभावनाएं, मार्केट ट्रेंड, सॉइल न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसान इन सब चीज़ों से जितना सहज ढंग से वाकिफ होगा, उस तक ये सूचनाएं समय से मिल सकें, तब मुझे लगता है कि असली काम हम कर पाएंगे। आजकल कृषि के मिशन 4.0 में एक नई टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, प्रेसिशन एग्रीकल्चर, यानी यथार्थ खेती। पूरे गांव के खेतों की सॉइल एनालिसिस से लेकर सीड प्लांटिंग, कीटनाशक स्प्रे, फसल की मॉनिटरिंग, इरिगेशन, सभी कुछ ड्रोन तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है। ड्रोन के माध्यम से प्राप्त किया गया डेटा साइंटिस्ट को भी भविष्य की रणनीति बनाने में मदद करेगा। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक हम 3 से 4 मिलियन कृषि से संबंधित डेटा रोज जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर तथा भारतवर्ष की भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए उस डेटा को किसान भाइयों तक पहुंचाना, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इन 3 दिनों में आप इस विषय पर जरूर चर्चा करें। अगर हम कृषि 4.0 को सफल बनाना चाहते हैं तो एक ऐसी सुसंगत और व्यापक नीति अपनानी होगी जिसमें तकनीक का लाभ, इंफॉर्मेशन की डिलीवरी सामान्य किसान तक पहुंचाई जा सके। इस प्रक्रिया में कृषि विज्ञान केंद्र, पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि, इनका भी सहयोग लिया जा सकता है, जो जमीनी स्तर पर एक समन्वित और समेकित दृष्टिकोण के साथ काम कर सके। मित्रों, जम्मू कश्मीर प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। कृषि और हॉर्टिकल्चर में अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं। इस महत्वपूर्ण सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए कोशिश हो रही है। अनेक नीतिगत निर्णय भी लिए गए हैं, रिफॉर्म भी किए गए हैं। कई मामलों में हम आगे भी बढ़े। जेपी शर्मा साहब ने कहा कि एग्रीकल्चर इनकम के मामले में देश के जो शीर्ष 5 राज्य हैं, टॉप 5 स्टेट्स, उनमें जम्मू कश्मीर है। 18,918 रुपये ये मासिक आय यहाँ एवरेज किसान की है, जो पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरे नंबर पर है। आत्मविश्वास के साथ हमको ये विचार करना है कि जम्मू कश्मीर देश की एक बड़ी कृषि शक्ति कैसे बने। हमने रास्ता सही पकड़ा,
लेकिन दूरी लंबी तय करनी है। रिकॉर्ड कृषि तथा हार्टिकल्चर की पैदावार के अलावा मिल्क प्रोडक्शन, उसमें भी हम आत्मनिर्भर होने के कगार पर खड़े हैं। मिल्क डेफिसिट स्टेट थे हम, मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल हम मिल्क सरप्लस स्टेट जरूर बन जाए। सब्जियां अब यहाँ की विदेश भी जाने लगी, निर्यात भी हो रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी में भी वृद्धि हुई है। आधुनिक तकनीक के सहारे नेशनल सैफरन मिशन की सफलता ने अनेक किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया। प्रोफेसर शर्मा, प्रोफेसर गनई तथा उनके साथी साइंटिस्ट किसान भाइयों तक नई पद्धति से खेती करने की विधियों को पहुंचाने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। परंपरागत रूट्स की बजाय एप्पल और ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर जोर दिया जा रहा है। खेत से ग्लोबल मार्केट की यात्रा को आसान करने के लिए जम्मू श्रीनगर दोनों जगह एपेडा का ऑफिस शुरू किया गया है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी संख्या में बन रहे हैं। कृषि की चुनौतियों, क्लाइमेट चेंज का असर कम करने के लिए भी प्रयत्न किया जा रहा है। कई सेमिनार्स में मुझे जाने का अवसर मिला है। उन सभी प्रयासों के मद्देनजर मैं ये बात कह सकता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में मिशन 4.0 की सफलता के लिए जरूरी है कि नई जनरेशन भी खेती में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, क्योंकि सामान्य रूप से जो धारणा है, प्रोफेसर का बच्चा प्रोफेसर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन एक समय आ गया था किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता था। इससे कैसे देश को बाहर निकाले, मैं समझता हूँ ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर में कई पढ़े लिखे नौजवान और नवयुवतियाँ, बच्चियाँ अच्छी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कृषि को अपना पेशा चुना है। ये एक बदलते हुए जम्मू कश्मीर का द्योतक है, संकेत है। कृषि 4.0 की तकनीक से जुड़कर हमारा युवा वर्ग अनुसंधान और उसके उत्पादों पर कैसे बेहतर काम कर सकता है। इन 3 दिवसीय चर्चा के दौरान इस बात पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है कि फूड प्रोडक्शन और भविष्य की चुनौतियों का हम सिर्फ एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर जैसे संकीर्ण साइलो तथा तक सीमित नहीं रख सकते। इसको इंटीग्रेटेड तरीके से जमीन तथा वाटर रिसोर्सेस की सस्टेनेबिलिटी से जोड़कर ही हमें देखना पड़ेगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों के सामने सिर्फ प्रति एकड़ या प्रति कैनाल उत्पादन समस्या नहीं, बल्कि छोटे तथा सीमांत किसानों के सस्टेनेबल लाइवलीहुड एक दूसरी बड़ी चुनौती है। खासकर ऐसे किसान भाई जो जम्मू के कंडी बेल्ट में काम कर रहे हैं, आज भी पूरे साल में सिर्फ एक ही फसल पैदा कर रहे हैं। कंडी बेल्ट के अनेक ऐसे गांव हैं, प्रोफेसर जेपी शर्मा साहब उन गांवों का दौरा भी किए हैं, कुछ प्रयत्न भी हो रहा है। कश्मीर डिवीजन में भी ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ के किसान एक ही फसल पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें कैसे, उनके जीवन में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, ये हमारे विचार का विषय होना चाहिए। भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई पॉलिसी बनी है, जिसके जरिए सीमलेस तरीके से मार्केट के अनुसार प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है। किसान भाइयों को पहले की तुलना में दाम अधिक मिले, इसका प्रयत्न हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कृषि का ये मजबूत आधार कृषि वैज्ञानिक तथा प्लानर्स को भविष्य की रणनीति बनाने में मदद करेगा। अंत में मैं अपनी बात को पूरा करने के पहले पूरे साइंटिस्ट कम्युनिटी का आह्वान करना चाहता हूँ। ये कृषि 4.0 के विकास तथा कृषक समुदाय की समृद्धि के लिए जरूरी टूल्स के साथ खेती को लेकर पुराने दृष्टिकोण में भी बदलाव की पहल करें, ताकि ये समावेशी हो सके। मैं सभी कृषि वैज्ञानिकों के योगदान की भी प्रशंसा करता हूं और कृषि 4.0 के अनुसंधान में आपकी उत्कृष्टता की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है ये सामूहिक प्रयास जम्मू कश्मीर को तथा पूरे देश की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। और एक अभी डुल्लू साहब से मैं चर्चा कर रहा था, पीछे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में मैं गया था, वहाँ भी ये बात आई कि हम लोगों ने
प्रशासनिक तौर पर शासन के स्तर पर तय किया है। जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, इनके लिए जो इंडस्ट्रियल स्पेस हमारे पास इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, कंसेशनल रेट पर सरकार इनको जगह देगी ताकि जो कुछ इन्होंने शोध किया है उसको बाजार में ले जा सकें, बड़ा काम कर सकें। मैं इतनी ही बात कहता हुआ आयोजकों के प्रति हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं। सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर के बाहर से जो लोग आए हैं उनका जम्मू कश्मीर में दिल से हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूर्ण हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। धाराएं जितनी प्रतिकूल हों, मैं उम्मीद करता हूं इन 3 दिनों में आप सब नाव को उस पार ले जाने का साधन जरूर खोजेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।